हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की। और पिछले वीडियोज में हम लोगों ने उसके सिलेबस को समझ लिया था। आज हम उसके एक एक टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस पेपर का उद्देश्य क्या है, किस डिमांड को लेकर ये पेपर आ रहा है हमारे सामने, ये भी समझ लिया था। और उसको समझने क्रम में हमने समझा था टीचिंग और रिसर्च कैपेबिलिटीज जो है कैंडिडेट की, उन्हीं को चेकआउट करना, उन्हीं को चेक करना इस पेपर 1 का उद्देश्य है। और जनरल अवेयरनेस उसके अंदर होनी चाहिए किन किन चीजों को लेकर। तो मैंने आपको बताया था सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को लेकर, और इन्वायरमेंट को लेकर नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। तो इन सारी चीजों को, नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट को लेकर अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अभी 1 ही 2 दिन में पेपर देने जाना है और उस वीडियो को अगर अभी हम नहीं ला पाते हैं, तो उनको मेरी सलाह है कि वो मेरा जो पहले का रिसोर्सेज टॉपिक पे जो वीडियो है उसे देख लीजिए। वो ऑलरेडी आपको बहुत ही यहाँ पर सहायक होने वाला है। जब हम यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हुए वहां पहुंचेंगे तो वहां एक बार फिर से हम उसकी बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप उसे देख सकते हैं और उसका फायदा पेपर में ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। पहला टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड में जिन चीजों को सिलेबस में डिफाइन कर दिया गया है वो है, पहली है टीचिंग, टीचिंग के नेचर। चलिए लिख देता हूं, टीचिंग अध्यापन, पढ़ाना, उसके लिए नेचर, करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और बेसिक रिक्वायरमेंट्स, हिंदी में से कहेंगे तो अध्यापन, प्रकृति, उद्देश्य, स्वभाव उसका क्या है, कैरेक्टर क्या है, प्रकृति क्या है, और उसकी सामान्य आवश्यकताएं क्या है, और वहां पर किन चीजों की डिमांड की जा रही है टीचिंग में। पहला आपका ये टॉपिक है। दूसरा है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। और तीसरा आपका टॉपिक है फैक्टर्स इन अफेक्टिंग टीचिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, अध्यापन को प्रभावित करने वाले कारक। चौथा आपका टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, अध्यापन के तरीके। पांचवा आपका टॉपिक है टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स या टूल्स भी नहीं समझ सकते हैं। और 6th नंबर टॉपिक है आपका इवेल्युएशन सिस्टम, मूल्यांकन पद्धति। तो आपके ये 6 टॉपिक हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर करने हैं। एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो हम देख लेते हैं टीचिंग के साथ आपको देखना है क्या, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो आप देखेंगे
तो सबसे पहले तो जब हम टीचिंग की बात करते हैं, अध्यापन की बात करते हैं, तो सामान्यतया लोगों के दिमाग में यह आता है कि टीचिंग का अर्थ यह है कि एक कोई बंद स्थान होगा, या कभी कभी हम प्राचीन पद्धति में भी चले जाते हैं तो एक खुला स्थान होगा, वहां एक अध्यापक होगा और एक कुछ सामने स्टूडेंट्स बैठे होंगे और उनके बीच ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा होगा, नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा होगा। ट्रांसफर क्या, एक से जो टीचर होगा वो इंफॉर्मेशन देगा स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स उसको गेन करेंगे या उसे कलेक्ट करेंगे, यही सामान्यतया हम समझते हैं। लेकिन टीचिंग की जब बात करते हैं तो यह एक संकीर्ण अवधारणा होगी। टीचिंग को अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझें तो टीचिंग और लर्निंग आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। एक टीचिंग है तो दूसरा लर्निंग है, एक ही सिक्के के दो पहलू जिन्हें हम कह सकते हैं। तो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ये एक कक्षा, एक क्लासरूम की केवल बात नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है और यह सभी जगह होती है। और यहाँ एक व्यक्ति वही जब हम समाज में व्यापक रूप में कह देते हैं तो हम कहते हैं ना कि हम सभी जगह हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी से सीखते रहते हैं। हर कोई हमारा गुरु है अगर हम देखना चाहें, ये खूब आपको कहावत मिलती होगी। तो यही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मतलब है कि हम कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और कहीं न कहीं कुछ न कुछ सिखाते भी रहते हैं, अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, कहीं न कहीं। तो कभी हम टीचर के रोल में, किसी के लिए हम कभी उसी व्यक्ति के लिए कभी हम लर्नर के रोल में आ जाते हैं, वो हमारे लिए टीचर का। तो इस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ये एक व्यापक अवधारणा है। लेकिन यहाँ आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यूजीसी नेट पेपर 1 में, यहाँ सामान्यतः जो क्लासरूम में हमारी टीचिंग होती है सामान्यतया उसी टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर पूछा जाएगा, क्योंकि आपको उसी परिप्रेक्ष्य में भेजा जा रहा है। आपको सामान्य समाज में इस तरीके की अवधारणा के लिए नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि टीचिंग की व्यापक अवधारणा क्या है, टीचिंग की संकीर्ण नेरो जो है वो डिफिनीशन क्या है। तो नेरो डिफिनीशन में आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये जो क्लासरूम में हम बात कर रहे हैं ये नेरो डिफिनीशन है। और जब हम बात करेंगे कि कहीं भी हम सभी जगह सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ये सूचनाओं का केवल आदान प्रदान नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग की भी बात है। और कभी एक व्यक्ति एक रोल में फिट है, दूसरा दूसरे रोल में, ऐसा भी नहीं है। कभी वही टीचर होता है, कभी टीचिंग करता है, तो कभी वही लर्निंग करता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ जब हम क्लासरूम वाली टीचिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एम क्या है टीचिंग का, अध्यापन का। आप पढ़ाने जा रहे हैं, आपका एम क्या है। यदि कोई एम नहीं है तो आप खाली बैठिए, क्यों आप पढ़ाने जा रहे हैं, टीचिंग कर क्यों रहे हैं। प्रोफेशन है जिसका कोई एम होगा, किस उद्देश्य को लेकर टीचिंग किया जा रहा है। तो टीचिंग का अर्थ क्या है, जिसको भी आप टीचिंग कर रहे हैं, जो भी आपसे लर्न कर रहा है, जो लर्नर है आपका, जो स्टूडेंट है, उसके अंदर चेंजेस लाने हैं। और कैसे लाने हैं चेंज, वो चेंजेस उसके बिहेवियर में चेंज। व्यापक अवधारणा ये भी है। एक तो संकीर्ण अवधारणा हम लोग रखते हैं कि एक सिलेबस है और उस सिलेबस को कंप्लीट करा देना है। ये शिक्षा का पूर्ण, शिक्षण का पूर्ण, अध्यापन का पूर्ण अर्थ नहीं है। अध्यापन का पूर्ण अर्थ यह है कि उस व्यक्ति की, उस स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनालिटी को इंप्रूव करना, उस स्टूडेंट को एक एक्टिव मेंबर बनाना, एक्टिव सिटीजन बनाना, सामाजिक व्यक्ति बनाना। तो हम इसे कह सकते हैं क्या, समाज के हित के लिए, समाज के अनुरूप बनाना। तो हम इसे कहेंगे सोशली डिजायरेबल, उसके बिहेवियर में। तो बिहेवियरल चेंज, बिहेवियरल चेंज, सोशली डिजायरेबल बिहेवियर चेंज, बिहेवियरल चेंज इन स्टूडेंट या पीपल कह सकते हो, पर्सन्स कह सकते हो। सोसाइटी में भी अध्यापन के माध्यम से, जो टीचिंग है इसके माध्यम से सोसाइटी में भी चेंज लाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप कहेंगे तो थियरी पोर्शन है, थियरी पोर्शन से ही रिलेट करके यहाँ आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ भी मैं कुछ लास्ट में एमसीक्यूज भी लूंगा जो कि पूछे गए हैं।
और आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन्हें भी आप समझेंगे। अभी बीच में मैं 1-2 क्वेश्चंस ले लूंगा, बिल्कुल आप इस चीज के लिए परेशान होइए। तो यहाँ सबसे पहले क्या बात हुई कि किसी पर्सन में, स्टूडेंट में, सोसाइटी में कैसा चेंज, सोशली डिजायरेबल। तो सोसाइटी में उसको, इसका अर्थ यह है कि स्टूडेंट को सिर्फ नॉलेज देना, इंफॉर्मेशन देना, फैक्ट्स दे देना, ये नहीं है अध्यापन। टीचिंग, अध्यापन क्या है, सोसाइटी के अनुकूल बनाना उसे, और इस काम के लिए अब इसमें किया क्या जाता है, कौन कौन सी चीजें होंगी, उसे इंफॉर्मेशन। अब ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन नहीं देना है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन भी देना है। और किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, सब्जेक्ट जो है उसके, सिलेबस जो है वहां देना है, उसके साथ साथ सोसाइटी के विषय में। जैसा मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट के विषय में भी उसे इंफॉर्मेशन देना। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, नॉलेज गिविंग, नॉलेज, और आप इसे इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, अबाउट सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, आप बिल्कुल इस बात को समझ रहे होंगे। और ये तो हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति बनाना जिसके पास कुछ सूचनाएं हैं सोसाइटी के विषय में, इन्वायरमेंट के विषय में, सोसाइटी में रहने के लिए अनुकूल व्यक्ति है, उसके अंदर बिहेवियर चेंज, इस तरीके से उसका व्यवहार ऐसा है, उसके अंदर कंडक्ट ऐसा है, उसके अंदर इस तरीके का कार्य पद्धति है कि वो समाज में सरवाइव कर सके, सोसाइटी में सरवाइव कर सके। लेकिन सर्वाइवल के लिए भी तो उसे कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पर एक और फैक्टर है कि वो इतना कार्य करे जो उसका कुछ मूल्य हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका एम क्या है, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारे टर्म आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, आप इन चीजों को नोट करते रहिए, अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा। हम तो यहाँ सिर्फ उनको समझा रहे हैं और की टर्म्स को आपके सामने लिखे दे रहे हैं, क्योंकि हम पूरे एक सेंटेंसेस को लिखेंगे तो बहुत समय भी लगेगा और हमारे पास समय कम है। उसको देखते हुए हम यहाँ सिर्फ कीवर्ड्स लिखेंगे, आप आगे नोट करते रहिए चीजों को। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ में हम देखेंगे कि उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी, सोसाइटी में उसे सर्वाइव करना है तो फ्लेक्सिबिलिटी, सोसाइटी के लैब उसे बनाना है तो उसके अंदर इमोशंस भी होने चाहिए। समाज को बांधने के लिए, समाज को बनाए रखने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, इमोशन की, तो इमोशंस भी उसे देने हैं उसे। इसीलिए तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की बात हो रही थी। ऑफलाइन क्लासेस की जगह ऑनलाइन पूरी तरीके से ले ले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो तत्व कहे जा रहे हैं टीचिंग, अध्यापन में, कौन से तत्व, इमोशंस देने की बात, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है, उसे सोशल बनाने की बात की जा रही है, उसे समाजीकरण, मानवीकरण, संस्कृतिकरण करने की बात हो रही है स्टूडेंट्स की। वो ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा अच्छे से हो जाता है। और इमोशन के साथ साथ लव, प्रेम उसे सिखाना है, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो जब छोटा बच्चा होता है, वहीं से अगर हम लेके इस उदाहरण को समझें तो उसे इन चीजों को समझाना है। तो और छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ वो बैठकर जब क्लासरूम में एक समय बिताएगा तो उसे इन भावों से, इन चीजों से वो परिचित होगा। किनसे, लव से, इमोशन से। और सोसाइटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी से। फ्लेक्सिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि वो स्पेस रख रहा है दूसरों के लिए। वो दूसरी बात क्या है फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ, इसका अर्थ यह है कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए भी तैयार है। और कंफर्ट जोन जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक डिवोशन नहीं आता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी कार्य के लिए। तब तक हम ये कह सकें कि डिवोट हो सके व्यक्ति, ऐसा भी नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारे काम किए जाते हैं
ये व्यापक परिभाषा होगी टीचिंग की, क्लासरूम टीचिंग की भी ये व्यापक परिभाषा होगी। और हम अगर दूसरी एक चीज कहना चाहें तो इसे हम नैरो वे में तो हम कह सकते हैं कि नोट्स दे देना स्टूडेंट को, टेकिंग नोट्स। हम ये कह सकते हैं असाइनमेंट बनवा देना, असाइनमेंट्स करवा देना, ज्यादा से ज्यादा सेमिनार करा देना, खत्म हो गया, लेक्चर दे देना। अब देखिए क्या ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट यहां भी रहेंगे, लेकिन इन पार्ट्स के साथ साथ ये भी चीजें इन्वॉल्व होंगी, तब हम इसे व्यापक समझ कह सकेंगे, टीचिंग अध्यापन का व्यापक क्षेत्र कह सकेंगे। अब यहीं से हम अगर चाहेंगे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढ लेंगे, इसके प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, तो ये कैसा प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है। अब यहां हम लिखना चाहें तो पहला लिख सकते हैं सोशल प्रोसेस। तो एक चीज को हम लेंगे तो पहला क्या हो गया पॉइंट आपका, सोशल प्रोसेस। और सोशल प्रोसेस के साथ साथ इंडिविजुअल वैयक्तिक प्रोसेस भी है। किस प्रकार से सोशल प्रोसेस कैसे है, सोशल प्रोसेस है ये टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक है, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्तिगत कहां ज्यादा है, छात्र के लिए, स्टूडेंट के लिए। तो लेकिन हम इसे जब कहेंगे तो सोशल प्रोसेस भी होगा, सोशल प्रोसेस एज वेल एज इंडिविजुअल फैक्टर, ये भी हो जाएगा। फिर आप देखेंगे, अब इसी वजह से एक और चीज देखेंगे, दूसरा जो हम देखेंगे डायनामिक प्रोसेस है। अब क्यों डायनामिक प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, क्यों डायनामिक है, डायनामिक इसलिए है, गतिशील है, हमेशा एक ही पद्धति पर, एक ही प्रोसेस पे आप पढ़ाते रहें, अध्यापन होता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। समय के अनुसार यह बदल सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भी बदल सकता है, यहां तक कि व्यक्ति दर व्यक्ति भी बदल सकता है टीचिंग का प्रोसेस। जैसे एक तो सोशल है, सोसाइटी की वैल्यू चेंज हो रही है, उन वैल्यूज के हिसाब से भी प्रोसेस चेंज होना चाहिए। सोसाइटी में नई नई टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो डायनामिक प्रोसेस हो जाएगा। पर्सन टू पर्सन की वैल्यूज अलग हो सकती हैं, उसके हिसाब से तो डायनामिक प्रोसेस है। पहली बात हो गई कि सोशल प्रोसेस है, दूसरा हो गया डायनामिक प्रोसेस है, तीसरा हम इसे देखेंगे आर्ट है। ये आर्ट एज वेल एज साइंस, ये खूब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, आर्ट एज वेल एज साइंस। अब ये आर्ट किस प्रकार से है, मैंने जैसे आपको बताया कि संप्रेषण करना है, कम्युनिकेट करना है, टीचिंग में आपको कम्युनिकेट करना है इंफॉर्मेशन को, टीचिंग में आपको कम्युनिकेट करना है इमोशंस को, कम्युनिकेट करना है लर्नर को के अंदर ट्रांसफर करना है इमोशंस, लव, सोसाइटी, वैल्यूज। तो ये सारी चीजें, तो ये जो कला है ट्रांसफर करने की, ये आर्ट है, यही तो आर्ट है। ये टीचिंग क्या है, आर्ट है इस वैल्यू से। और साइंस की जब बात करेंगे तो साइंस क्यों है, क्योंकि वेल डिफाइंड सिलेबस, हम आज जो क्लासरूम के स्टडी की बात कर रहे हैं, यहां वेल डिफाइंड सिलेबस, सिलेबस के साथ साथ फिनोमिनन्स हैं, पद्धतियां हैं कुछ पढ़ाने की, जैसा मैंने कहा भी कि कुछ पढ़ाने के तरीके हैं। सिलेबस अभी भी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का लिखा था, सब टॉपिक्स लिखे थे, तो उसमें लिखा भी था हमने कि पढ़ाने के तरीके, तो तरीके भी हैं, तो साइंस है, वेल डिफाइंड मैनर है इसका, वेल डिफाइंड। तो इस लिहाज से क्या है, कारण कार्य संबंध हमें समझाना है, तो ये क्या है, साइंस भी है, कारण कार्य संबंध भी है, तो टीचिंग आर्ट एज वेल एज साइंस है। और इसके अलावा हम टीचिंग प्रोसेस में देखेंगे तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर्ड, टीचर के पास कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। और तो इस तरीके से हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वेल डिफाइंड सिलेबस इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसके बाद हम
अगले पॉइंट को देखेंगे। हम यहाँ एक एक पॉइंट लिखने रहे हैं, इसको आप लिख लें अपने हाथ। अगला हम देखेंगे तो देखेंगे कि इसकी एक और खूबी है, एक और कैरेक्टर है। क्या है कि स्टूडेंट के अंदर क्या करना है, सिर्फ स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दे देना ऐसा नहीं है। मैंने जैसा पहले आपको बताया, स्टूडेंट की कैपेबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, उसके अंदर योग्यता क्या है, उसके अंदर क्षमता क्या है, उसे पता करना। और इसके साथ ही उस स्टूडेंट के अंदर उन क्षमताओं का विकास करवाना, उसे गाइड करना, यही तो है टीचिंग का काम। तो टीचिंग का मतलब क्या है, इसका कैरेक्टर एक क्या है कि ये कैसा है, डिस्कवर, टू हेल्प स्टूडेंट्स इन टू डिस्कवर हिज कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज, एंड उसको हेल्प कहां करना है, साथ साथ में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लाने में, तो उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मामले में। और ये किन किन तरीकों से किया जाएगा, इसके हम जब कैरेक्टर की बात करेंगे तो वो किस किस तरीके से करेगा टीचर, नोट्स और सारी चीजें देने के साथ साथ अपने कंडक्ट से, अपने व्यवहार से भी प्रभावित करेगा, अपने विचारों से भी प्रभावित करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा अपने विचारों को। तो जो उसके अंदर से रिफ्लेक्ट होंगे विचार, वो स्टूडेंट को, उनसे स्टूडेंट प्रभावित होगा। इसके साथ साथ एक हम कैरेक्टर और लिख सकते हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, दोनों है। फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, इसी से समझ सकते हैं जो मैंने अभी बताया कि फॉर्मल है कि हम फॉर्मल वे में जो जाएंगे, जो डिलीवर करना है उसको फॉर्मेट देंगे, और ऑफिशियली उसको हम एक बताएंगे, फॉर्मल वे में बताएंगे। लेकिन इनफॉर्मली भी हमारा जो रहन सहन है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे मूल्य हैं, वो सब अफेक्ट करेंगे उस स्टूडेंट को। तो जितना फॉर्मल है उतना ही ये इनफॉर्मल भी है। इस चीज को भी हम समझ सकते हैं। प्रोफेशनल है, व्यवसायिक है, मैंने आपको जैसा बताया प्रोफेशनल है ये। इसके अलावा अब हम अगली बात करेंगे तो इन कुछ वर्ड्स को लिख ले रहे हैं। इंट्रा प्रोसेस है, इंट्रा प्रोसेस, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं, इनसे आप कंफ्यूज बहुत होते हैं। इंट्रा प्रोसेस है, अंतः प्रक्रिया है, और जितनी यह अंतः प्रक्रिया है उतनी ही इंटरपर्सनल है, उतनी ही इंटरपर्सनल है, अंतर वैयक्तिक है। अब कैसे समझ सकते हैं, स्टूडेंट टीचर के बीच का जो रिलेशन है वो है इंटरपर्सनल, अंतर वैयक्तिक। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो सीख रहा है वो क्या है, इंटरपर्सनल, अंतर वैयक्तिक। लेकिन उस व्यक्ति के, मैंने कहा ना, मूल्यों में, विचारों में, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में, उस व्यक्ति के सोचने के तरीके में, उस व्यक्ति की समझ में, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है यह क्या है, इंट्रा प्रोसेस है, अंतः प्रक्रिया है। तो यह जितनी अंतः प्रक्रिया है उतनी ही जितना अंतर वैयक्तिक है उतनी ही अंतः प्रक्रिया भी है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जितनी यह उद्देश्यपूर्ण है, टारगेटेड है, एमफुल है, उतनी ही ये अब टारगेटेड है। टारगेट इसमें एक होता है, उस उद्देश्य को लेकर हमें चलना है, उद्देश्यपूर्ण है ये। मैंने कहा ना, टीचिंग का एक उद्देश्य है, लर्नर का भी एक उद्देश्य है कि उसे इन चीजों को लर्न करना है। लर्न करने के बाद समाज में उसे, समाज के उपयोगी बनना है, और समाज में उसे किस भूमिका में आना है, क्या उसका रोल होगा, ये भी यहां डिपेंड करेगा। लेकिन जितना उद्देश्य टारगेटेड है उतना ही ये मल्टी डायरेक्शनल की बात भी होगी, बहुउद्देशीय, बहुआयामी भी है। एक टारगेट है लेकिन हम देख रहे हैं इसका ओवरऑल विकास करना है उस व्यक्ति का, तो एक सिर्फ प्रोफेशन की तरफ उसको नहीं, बल्कि जितना टारगेटेड है उतना ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है। एक्टिव है, डायनामिक है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस या सतत प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है टीचिंग। और इसके अलावा हम बात करेंगे तो सतत प्रक्रिया है, और अभी हम जब बात करते हैं तो एक कोर्स होता है, हम पूरा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअसली हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो टीचिंग और जो लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग जो है,
ये सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअसली हम सीखते रहते हैं। और जब यहाँ भी हम बात करते हैं तो कंटिन्यूअस, अब हम एक वर्ष की भी बात कर लें, अगर कोर्स की भी बात कर लें, तो वहां पहले क्या होता है, पहले हम आते हैं, हमारा टेस्ट होता है जिसको हम एक लेवल कहते हैं, क्या डायग्नोस किया जाता है, हमें नैदानिक प्रक्रिया उसे कहते हैं। फिर हमें टीच किया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है। जब हम स्टूडेंट की बात कर लें तो वो उसकी ट्रीटमेंट प्रक्रिया है, टीचिंग प्रक्रिया है, उसके अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो भी उसके समझने में समस्या आई, उसका निदान करना, उपचार करना है। उसके बाद वहां उसका फिर हम कहते हैं इवेल्युएट किया जाता है, उसे उसका परीक्षण किया जाता है, तो ये पूरी मूल्यांकन किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलती रहती है और ताउम्र व्यक्ति सीखता रहता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ये सतत प्रक्रिया है, अंतः प्रक्रिया है, अंतर वैयक्तिक है, उद्देश्यपूर्ण है। ये सारे टर्म जब आपको लिख के वहां पेपर में मिलते हैं तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि अगर इनकी आपको सामान्य समझ है कि इन टर्म्स का अर्थ क्या है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स को हमने पढ़ लिया। जो खूब क्वेश्चन पूछा जाता है टॉपिक से वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम देख लेते हैं। तो 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। तो 3 वेरिएबल्स, 3 कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? तो इसे जो हम बांट के देखते हैं तो जो लिख के आपको वर्ड मिलेंगे, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, डिपेंडेंट, आश्रित, इंटरवेनिंग। अब हम इसे उदाहरण के तौर पर समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वतंत्र ये कौन है? इसमें टीचर आता है, अध्यापक। इसमें स्टूडेंट आता है, लर्नर आता है, जो भी बोलना चाहो, लर्नर, अध्येता। और इसमें दोनों को लिंक करने वाली चीजें, जो जिन उद्देश्यों के लिए दोनों मिले हुए हैं, वहां जिन चीजों का कार्य होगा, सिलेबस, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स, टूल्स, ये सारी चीजें इंटरवेनिंग में आएंगी। ये भी काफी हद तक स्वतंत्र है। और ये स्वतंत्र नहीं है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि टीचर एक्ट करने के लिए फ्री है, फ्री टू एक्ट, वो अपने हिसाब से। और जो टीचिंग प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टीचर के ऊपर। तो टीचिंग प्रोसेस डिपेंड अपॉन टीचर, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। ये प्रोसेस के हिसाब से नहीं चेंज होगा, प्रोसेस ये तय करेगा, इसके कंट्रोल में प्रोसेस होगा, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं। और स्टूडेंट, लर्नर जो है, इसको डिपेंडेंट बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस को नहीं तय करेगा। टीचिंग प्रोसेस जो होगा वो टीचर के हिसाब से होगा और लर्नर को वही टीचिंग प्रोसेस कंट्रोल करेगा। तो ये कंट्रोल्ड होगा किससे? टीचर के द्वारा जो टीचिंग प्रोसेस है, तो इसीलिए इसको डिपेंडेंट कह रहे हैं। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, इनको समझना, आप लोग अगर समझना चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं। तो ये फ्री टू एक्ट है, ये कंट्रोल इसका होता है टीचिंग प्रोसेस पे। तो कंट्रोल टीचर कंट्रोल्स अपॉन टीचिंग प्रोसेस, और ये टीचिंग प्रोसेस से कंट्रोल्ड होता है। और ये भी स्वतंत्र हम एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे टीचिंग टेक्निक की बात है वो इसके साथ लिंक होगा, लेकिन इसके अपेक्षाकृत हम इसे जब कहेंगे तो ये डिपेंडेंट नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट भी होगा। कई चीजें इसमें इंडिपेंडेंट भी होंगे, सिलेबस इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद अब हम ये 3 वेरिएबल देख चुके हैं और आपसे इसमें इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा पूछने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब हम आगे जो है 3 लेबल है जो बहुत पूछे जाते हैं उसको समझ लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो जल्दी जल्दी इन चीजों को कर लेते हैं। 3 लेबल्स या कभी कभी 3 स्टेप्स भी कहते हैं इनको। 3 लेवल्स ऑफ
या स्टेप्स भी कहते हैं। और 3 स्टेप्स में आपका जो पहला है, और इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन। अगर आप इस चीज को समझने लगे तो आप ये समझिए आप पढ़ना पढ़ाना दोनों सीख जाएंगे कि कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो स्टेप है जो, उसमें पहले स्टेप में आपको ऑब्जेक्टिविटी मिलेगी। यहां किस फैक्टर की होगी, का इन्फ्लुएंस होगा, ऑब्जेक्टिविटी का। अभी हम बता रहे हैं इन चीजों को, समझाएंगे। और दूसरा जो स्टेप है यहां अंडरस्टैंडिंग की बात होगी, अंडरस्टैंडिंग। और तीसरा जो स्टेप होगा वहां सब्जेक्टिविटी। अब आप लोगों को दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग और सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ही होता है कि यहां फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसी बात, कि सामान्यतः यह बात है, चाहे मैं कहूं या ये कहें, इसमें कोई मत जैसी बात नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी है, एक इंफॉर्मेशन है, एक फैक्ट है। और ये फर्स्ट स्टेप भी इसीलिए कहते हैं, लेवल के साथ साथ इसे स्टेप भी कहते हैं। और ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए खासकर उन्हें इस तरह की फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन देना, और इसीलिए इसको क्या क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन, संज्ञानात्मक ज्ञान भी इसे बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव नॉलेज या संज्ञानात्मक, या इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल, क्योंकि ये यहाँ मैकेनिकल प्रोसेस है। जैसे मशीन को होता है, एक चीज सिखा दी गई, जो सिखा दी गई बस उसे वही पता है, वही उसे दोहराना है, बार बार वही करना है, अपना कोई उसका मत नहीं, अपने अनुसार से कोई कार्य नहीं करना। तो यही कुछ कुछ है ऑब्जेक्टिविटी में, तो इसे मैकेनिकल प्रोसेस भी कहते हैं, मैकेनिकल टीचिंग प्रोसेस भी कहते हैं। जब ये होता है, और ये खासकर छोटे क्लासेस के लिए, और जो स्लो स्टूडेंट है, स्लो मेमोरी वाले, और मेमोराइज करना है, यहाँ मेमोराइज करना है चीजों को, अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेमोराइज करना है। और इसका जो फैक्टर है वो यहाँ मेमोराइजेशन है, मेमोराइज करना है। और जो नए नए स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, या नया जो भी सीखने के लिए आया किसी काम के लिए, उसको मेमोराइज कराना, उसे फैक्ट्स शुरू शुरू में बताए जाते हैं। जैसे आप अगर यहाँ कॉलेज स्टूडेंट को न लेकर एक सामान्यतया कहीं कोई काम सीखने जाए और वहां हम बात करें तो पहले उसे ऑब्जेक्टिविटी बताई जाएगी, ये उस मशीन के बारे में बताया जाएगा, उसके टूल्स के बारे में बताया जाएगा, यहाँ से क्या होता है, वहां से क्या होता है, इतनी चीजें बताई जाएंगी उसको। उसे सब्जेक्टिविटी पे नहीं ले जाए, अपना मत रखिए इस पे, ऐसा नहीं है। तो ऑब्जेक्टिविटी न्यू कमर जो है, न्यू स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए ऑब्जेक्टिविटी ये मेथड यूज किया जाता है। लेकिन हायर क्लासेस के लिए सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल। पर आपसे सीधे देख पूछा सकता है कि ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव, या इसको हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बेस्ड जिसको भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड जो आपका स्टेप है या जो नॉलेज है, ये इसकी डिमेरिट्स पूछी जा सकती हैं, इसकी दोष क्या है। तो ये हायर एजुकेशन के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए ये उपयुक्त नहीं है, ये निम्न कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, हायर एजुकेशन के लिए। और उसके बाद दूसरी बात क्या बोल सकते हैं, यहां पर सोर्सेज की आवश्यकता है। बार बार सोर्स, इंफॉर्मेशन कहां से लाए, सोर्स उसका होना चाहिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने जैसा आपको सिलेबस में भी बताया था, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां इसकी बहुत जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्टिविटी में, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और यहां पर स्टूडेंट या लर्नर इस तरीके का, उसके अंदर सेल्फ का कोई भी अपना व्यू, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। यहाँ ये है तो है, इसे मेमोराइज कीजिए। लेकिन अब दूसरा स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में भी हमें ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट नहीं पता होने चाहिए, ये लेकिन प्रायर नॉलेज, पहले से नॉलेज रखे हुए व्यक्ति की बात है, जिसके पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, जिसके पास कुछ प्रायर नॉलेज है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, उसके अंदर एक समझ को विकसित करना है, उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को, कॉन्सेप्ट, मैं आपको बार बार जो पढ़ने के लिए कहता हूं, और खासकर इसीलिए बोलता हूं कि आप हायर एजुकेशन में हैं और आप इस स्टेप को यूज कीजिए, अंडरस्टैंडिंग को, न कि इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, मेमोराइजेशन को यूज कीजिए। और यहां जो आप यूज करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को यूज करेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्ट की बात होगी। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है फैक्ट्स विद इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स विद इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स विद प्रिंसिपल, सिद्धांतों के साथ, इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स विद प्रिंसिपल। सिद्धांत क्या है उसके पीछे कारण क्या है,
इसको समझना है। तो यहाँ फैक्ट इंफॉर्मेशन तो होगा, इसके साथ प्रिंसिपल जुड़ जाएगा। और ये जो है ये बहुत ही इफेक्टिव, जो ये टीचिंग प्रोसेस है ये बहुत ही इफेक्टिव है। इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस यही है और हायर एजुकेशन के लिए, हायर क्लासेस के लिए ये उपयुक्त है। अब इसके बाद कहेंगे सब्जेक्टिविटी क्या है। सब्जेक्टिविटी का मतलब यह है कि यहां हम क्या करते हैं, यहां हम इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, प्रिंसिपल ही केवल नहीं, इसके बाद उनमें समस्याएं क्या निहित हैं, रिसर्च लेवल पे जो हमें करना होता है, समस्या क्या है, वहां भी किस चीज की आवश्यकता है जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, उसे समझना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या का निदान करना, यहां टीचर के ऊपर नहीं डिपेंड है, स्टूडेंट समस्या का निदान करना सीख गया है, ये है सब्जेक्टिविटी। अब यहां जाहिर सी बात है, जब ऐसी बात होगी तो उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, नए नए विचार अपने आएंगे, इनोवेशन करेगा, नया नया क्रिएशन होगा, अपना मत होगा। यहां मैंने जैसा कहा था अपने मत की कोई गुंजाइश नहीं है, यहां आते आते अपने मत की गुंजाइश है। तो सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी, और इस सब्जेक्ट पर भी आप सब्जेक्ट से समझना चाहें तो जैसे हम साइंस में कहते हैं, यहाँ जो चीजें हैं वो साइंस वाली बात आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा था आर्ट एज वेल एज साइंस, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वहां उसके साथ साथ आप ये समझ सकते हैं कि ये फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल्स ये तो है, लेकिन सब्जेक्टिविटी आपका अपना मत है, व्यक्ति दर व्यक्ति मत परिवर्तित हो जाएगा ये। तो ये क्या है, सब्जेक्टिविटी है, ये वस्तुनिष्ठता नहीं है, ये व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता रहेगा, ये है सब्जेक्टिविटी। तो आप इस तरीके से समझ रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसी में बताइए आपको इसके बारे में क्या पता है, जो ऊपर टर्म लिखा है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। ये 4 लिखे हैं, इसमें एक सही है, वो आप बता दीजिए, हमें और कुछ नहीं पता, आपके मत से हमें कोई मतलब नहीं, हम जो पूछना चाह रहे हैं वो बताइए। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है। एक तथ्य है, सर्वमान्य तथ्य, उसको आप बताइए, आप अपने विचार मत रखिए, आप अपने विचार रखिए, वो सब्जेक्टिविटी है। तो ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्टिविटी, ये 3 आपके स्टेप्स हो गए, 3 लेवल हो गए, जो आप हमें लगता है समझ चुके होंगे। अब इस पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए अब हम आगे देख लेते हैं। अब आप इसके आधार पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी बता सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट में बार बार मिटा के लिखने में प्रॉब्लम होगी, टाइम भी वेस्ट होगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में आप समझ सकते हैं क्या क्या है। टीचिंग, टीचर व्यू से बोले तो प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर होना चाहिए। लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो उसके अंदर डिवोशन होना चाहिए नॉलेज को सीखने के लिए। और तीसरा हम अब बोल सकते हैं तो एक इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा परिवेश होना चाहिए। और ये परिवेश किस प्रकार से होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता रहा हूं जब हम लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे, जब हम विशेषताएं पढ़ रहे होंगे अध्येता की या छात्र की, स्टूडेंट की विशेषताएं पढ़ रहे होंगे। आइए अब हम लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे, इसके बाद हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। लर्नर के कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, क्या क्या आप मानते हैं। तो पहला तो आप मान सकते हैं कि लर्नर का पहला क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए कि हम यह जो कार्य करने जा रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं या सीख लेंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ एफिकेसी होनी चाहिए। सेल्फ एफिकेसी स्वयं को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास करना ही तो क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो अपने ऊपर उसे विश्वास होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, लर्नर के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन के साथ साथ इंस्पिरेशन होना चाहिए। अब ये 2 टर्म आ गए आपके पास, अब इनको समझेंगे कि ये क्या है दोनों। मोटिवेशन क्या है, इंस्पिरेशन क्या है। तो मोटिवेशन आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोटिवेशन जो होता है वो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है।
कार्य को करने के लिए हमें फोर्स, इसे हम मोटिवेशन को फोर्सिंग एजेंट भी कहते हैं। तो फोर्सिंग एजेंट कहते हैं मोटिवेशन को, इंस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, पुलिंग एजेंट। और ये फोर्सिंग एजेंट जो है मोटिवेशन, ये स्वयं का भी हो सकता है, दूसरे से भी हो सकता है, और कार्य करने के लिए कुछ समय के लिए उत्पन्न मोटिवेशन आता है। लेकिन इंस्पिरेशन लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक होता है और आपको बार बार उस गोल की तरफ, जैसे यदि कोई बच्चा है और बचपन से उसने किसी, मान लिया आपने सोच लिया कि हमें रिसर्च करना है, इस फील्ड में करना है, उस फील्ड में करना है, या कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, तो उसके अंदर ये क्या है, इंस्पिरेशन है उसका, कहीं से उसने इंस्पिरेशन लिया, और लेकिन उसने किसी को देखा वो सामान्य जीवन जी रहा है और कार्य पद्धति उसकी धीरे धीरे हो रही, लेकिन उसने एकदम से किसी ऐसे एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ा जिसके बारे में पढ़ने के साथ ही उसके अंदर रुचि जग गई और ज्यादा कि नहीं, अब हम जल्दी जल्दी और काम करेंगे, कैसे नहीं ऐसा होगा, और मोटिवेशन मिल गया उसको। अब वो एक सप्ताह, 15 दिन या कुछ समय के लिए, तो ये मोटिवेशन है, ये कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो आपके अंदर हम बात करेंगे इंस्पिरेशन, ये लॉन्ग लास्टिंग है। ये टर्मिनोलॉजी है, इस पे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन टर्म आ गए तो मैंने आपको बीच में बता देना उचित समझा। इसके अलावा इसका कैरेक्टर एक होना चाहिए, गोल के लिए वो जो है सेंटर्ड होना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। और लक्ष्य केंद्रित होने के साथ साथ, जैसा मैंने अभी भी बताया था, गोल सेंटर्ड होना चाहिए। और गोल सेंटर्ड का मतलब ये नहीं है कि उसे और चीजों का ज्ञान ही ना हो, नहीं तो पेपर 1 क्यों लगाया जाता। आप तो इतिहास की ओर पढ़ना चाहते हैं, आप तो राजनीति विज्ञान की ओर पढ़ना चाहते हैं, भूगोल पढ़ना चाहते हैं, केवल उसी पे गोल कीजिए। नहीं, आपको अदर अवेयरनेस भी रखनी है, जनरल अवेयरनेस भी रखनी है। इसका मतलब यह है कि उसे गोल सेंटर्ड तो होना है, लेकिन मल्टी डायरेक्शनल भी होना है, उसके अंदर सामान्य समझ भी होनी है, सामान्य प्रभावकारिता भी होनी चाहिए, तो बहुआयामी भी होना उसे आवश्यक है। गोल सेंटर्ड भी होना चाहिए और बहुआयामी भी होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे तो अब बात आ जाएगी कि उसके अंदर रोपण पद्धति, एक हिंदी में वर्ड आता है जिसके लिए इंग्लिश में एट्रीब्यूशन पैटर्न, रोपण पद्धति, एट्रीब्यूशन पैटर्न। अब ये क्या है, ये यह है कि जैसे स्टीव जॉब्स का एक बहुत फेमस सेंटेंस है कि स्टे हंग्री स्टे फूड्स, तो आप मूर्ख बने रहिए। इसका अर्थ क्या है कि आप सीखने के लिए व्याकुल रहिए, सीखने के लिए आप आतुर हैं, जहां जो मिले हम सीखेंगे, सीखने की ललक होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए आपके अंदर, तो वही क्या है, वो आवश्यक है। इसके अलावा लर्नर के अंदर एक होनी चाहिए कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी या पंचुअलिटी, कुछ भी आप कह लीजिए, तो पंचुअलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। अब ऐसा नहीं कोई काम किया और 2 दिन काम करने के बाद 1 दिन पढ़ लिया, फिर अपना 15 दिन तक नहीं पढ़े, 2 दिन 4 दिन पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये कैसा है, ये पंचुअलिटी नहीं है। पंचुअलिटी होना चाहिए, कंटिन्यूअसली उसको लगे रहना है उस वर्क में, तो लर्नर का एक ये होना चाहिए। और तीसरा जो मेन फैक्टर है, डिवोशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। लर्निंग को अपने कार्य के प्रति उसके अंदर एक समर्पण होना चाहिए, और तभी आप ये कह सकते हैं कि वो अपने गोल में गोल सेंटर्ड होगा, तभी वो गोल को हासिल कर सकेगा। तो लर्नर की कुछ ये विशेषताएं हैं, कैरेक्टर्स हैं। और इसके अलावा अदर चीजें भी होती हैं जिनमें उसका होम एटमॉस्फेयर भी उसको इफेक्ट करता है, जैसे वैल्यूज की बात हो गई। वैल्यूज के अलावा हम बात करें तो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके अंदर न्यूट्रिशन की बात हम करें तो फिजिकल मेंटल हेल्थ उसकी कैसी है, तो ये भी कैरेक्टर्स हैं उसके। फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और रोज बीमार रहेगा तो फिर उसका शिक्षक उसका अध्ययन कैसे हो पाएगा, तो फिजिकल मेंटल। इसके अलावा जो फैमिली की फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे भी अगर समस्या होगी तो वो भी उसे सॉल्व होनी चाहिए। उसके अलावा पेरेंट्स का उसके ऊपर कितना इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स कितना गाइड कर रहे हैं उसे, उनका गाइडेंस कैसा है, असिस्ट कैसे कर रहे हैं, ये भी उसे इफेक्ट करेगा। तो लर्नर्स को इफेक्ट करने के हम जब फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग जब पढ़ेंगे हम, तो वहां भी लर्नर को अफेक्ट करने में इन चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भी इन चीजों को समझ लेते हैं कि ये भी उसके उसमें है कि परिवार जो है उसका वहां किस प्रकार के वैल्यूज हैं, किस प्रकार से वहां जीवन शैली है, तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट करेंगी। गाइडेंस कैसा है, सोसाइटी जहां वो रह रहा है वहां किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, वो भाषा वो आप आसानी से सीख जाएगा। उसके अध्ययन का सीखने की प्रक्रिया है ना
भाषा वो अपने आप सीख जाएगा, जो उसके समाज में भाषा बोली जा रही वो भाषा अपने आप सीख जाएगा। तो ये क्या है, ये डिजिटल लर्निंग है और वो आराम से लर्नर सीख जाएगा। सोसाइटी में जो भी वैल्यूज हैं, जो कल्चर है, उसे वो आसानी से अडॉप्ट कर पाएगा। और जब यही दोनों में समानता होती है, वो जो अध्ययन करना चाह रहा है और जो उसे सोसाइटी में या होम एटमॉस्फेयर में मिल रहा है, तो और भी अच्छा हो जाता है। तो ये है कुछ लर्नर के कैरेक्टर। तो अब बेसिक रिक्वायरमेंट भी आप समझते होंगे, डिवोशन क्या है, लर्नर के कैरेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट भी है। गोल सेंटर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट को पंचुअलिटी होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। टीचिंग, अभी हमने जो कैरेक्टर्स बताए वहां पे हमने जिन चीजों की बात किया वो टीचिंग पर, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो हम लोगों ने जो टॉपिक था वहां आप पीछे उठा के देखेंगे तो 3 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इस पे अच्छा एक तो क्वेश्चन मैं आपको जरूर दिखा दूं, एक जैसे मैं क्वेश्चन अभी आपको डिस्कस कर दूं। देखिए क्वेश्चन है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, ये आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसे देखेंगे बहुत आसानी समझ जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपकी सामान्य समझ पर आ रहे हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, बैकियर क्वेश्चन है ये। ए में बता रहा है रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में कह रहा है मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में ये बोल रहा है डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज और पावर्स ऑफ स्टूडेंट्स, डेवलपिंग नॉर्मली हम लिखना चाहें तो एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। डी, डी ऑप्शन है इसका मेकिंग स्टूडेंट्स फॉलोवर ऑफ टीचर, फॉलोवर ऑफ टीचर। अब इस क्वेश्चन का अगर आप पिछली क्लास को समझ पा रहे हैं, इस क्लास को अच्छे से, तो ये चीज समझ पा रहे होंगे कि टीचर का फॉलोअर बनाना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ ये कहना कि सोसाइटी में रिफॉर्म लाना है, सोसाइटी को पूरे रिफॉर्म करने का उद्देश्य नहीं है। हाँ, मनुष्य को सोसाइटी के अनुकूल बनाना है। मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन उसका एक हिस्सा है, लेकिन अगर अप्रोप्रिएट हम सही उत्तर देखना चाहें तो स्टूडेंट की एबिलिटीज को ही डेवलप करना है, यही सही ऑप्शन है, सही टिक कर सकते हैं आप। लेकिन सामान्य समझ चाहिए, यहां पर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी तरीके को कुछ क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे देखिए और अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। अगले वीडियो में हम टीचिंग मेथड्स पर बात करने वाले हैं।